हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम वेन डायग्राम का सेट 5 सॉल्व करेंगे। तो मेरे एक्सप्लेन करने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि सब लोग कम से कम 15 मिनट्स के लिए वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सेट ज़रूर ट्राई करें। आई होप सबने सेट को 15 मिनट्स के लिए ज़रूर ट्राई किया होगा, ताकि अब जो एक्सप्लेनेशन मैं देने वाला हूँ वो सबको प्रॉपरली समझ में आ जाए। अब देखते हैं सेट में क्या लिखा हुआ है। इन अ स्कूल all the students of class 12th wrote exactly two tests, test 1 and test 2, which were conducted one after the other. Later the class teacher placed each student in one or more of the four groups A, B, C, D. अब ये ग्रुप्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन याद रखी है। ग्रुप ए स्टूडेंट हु स्कोर्ड मोर देन 50% इन टेस्ट 1, ग्रुप बी स्टूडेंट हु स्कोर्ड मोर देन 80% इन टेस्ट 1, ग्रुप सी स्टूडेंट हु स्कोर्ड मोर देन 50% इन टेस्ट 2 और स्टूडेंट हु स्कोर मोर देन 80% इन टेस्ट 2 है ग्रुप डी। अब क्या ये हमें 4 पैरामीटर्स दिख रहे हैं? यहाँ से हमें 4 पैरामीटर्स का थोड़ा आइडिया लग गया कि ये तो वेन डायग्राम का सेट है, वो भी कौन से वेन डायग्राम का? 4 पैरामीटर वेन डायग्राम का सेट है। आगे का सेट पढ़ने से पहले हमें इन चारों सेंटेंस जो लिखे हुए हैं, जो मैंने यहाँ ब्रैकेट में मार्क करे हैं, इनसे समझ क्या आता है? ये पढ़ते ही हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो ग्रुप ए के बच्चे हैं उन्होंने टेस्ट वन में 50% से ज़्यादा स्कोर किया है। तो उसको अभी एक सर्कल बना देते हैं। तो ये सारे ग्रुप ए के बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट 1 के अंदर 50% से ज़्यादा स्कोर किया है। और ग्रुप बी में कौन से बच्चे डाल रहे हैं टीचर ने? जिन्होंने टेस्ट 1 के अंदर 80% से ज़्यादा स्कोर किया है। तो अब एक ना एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक स्टूडेंट का नाम है स्टूडेंट 1। वो टेस्ट 1 के अंदर स्कोर करता है 69%। तो ये क्या ग्रुप ए में आएगा? हाँ, ये ग्रुप ए में आएगा क्योंकि इससे 50% से ज़्यादा स्कोर किया है। और क्या ये स्टूडेंट ग्रुप बी में भी आएगा? बिल्कुल आएगा। नहीं नहीं सॉरी सॉरी, ये ग्रुप बी में नहीं आएगा। ये ग्रुप बी में नहीं आएगा क्योंकि इसने 69% स्कोर किया है, जो कि कम होता है 80% से। तो ग्रुप बी में कैसे आएगा? अब एक स्टूडेंट 2 है, ठीक है, उसने टेस्ट 1 में 92% स्कोर कर दिया। तो क्या ये ग्रुप ए में आएगा? हाँ, ये ग्रुप ए में पक्का आएगा क्योंकि 92 50% से तो ज़्यादा ही होता है ना, और 92 तो 80% से भी ज़्यादा होता है। तो ये ग्रुप बी में भी आ जाएगा। इसका मतलब ग्रुप ए के जितने भी बच्चे होंगे उन्हीं में से कुछ बच्चे ग्रुप बी के रहे होंगे, क्योंकि आप ऐसे एग्जाम्पल्स तो फाइंड कर पाओगे जो बच्चे ग्रुप ए में लाई करते हैं लेकिन बी में नहीं करते। वो बच्चे कहाँ लाई करेंगे? वो बच्चे वेन डायग्राम के इस रीजन में लाई करेंगे कि वो ए के तो अंदर है लेकिन बी के बाहर है। लेकिन क्या आप ऐसे बच्चे ढूंढ सकते हो जो सिर्फ ग्रुप बी में है और ग्रुप ए में नहीं है? ऐसा आप कोई ढूंढ ही नहीं सकते, क्योंकि जो भी बच्चा 80% से ज्यादा मार्क्स लाएगा, ऑब्वियस है ना कि वो 50% से तो ज्यादा ही लाएगा। इसका मतलब हमेशा ग्रुप बी ग्रुप ए के अंदर आएगा। सिमिलरली अगर हम टेस्ट 2 की बात करें, चलो इस एग्जांपल को अभी इरेज कर देते हैं। सिमिलरली अगर हम टेस्ट 2 की बात करें, तो टेस्ट 2 के अंदर जो भी बच्चे ग्रुप सी के अंदर है उन्होंने क्या किया है? 50% से ज्यादा स्कोर किया है टेस्ट 2 में, ठीक है। अब ग्रुप डी क्या है? ग्रुप डी है मोर देन 80% इन टेस्ट 2। तो वो इसके अंदर ही आएगा ना, ग्रुप सी के। सेम सिमिलर लॉजिक से आई होप सबको समझ में आ गया होगा। वो एग्जाम्पल जिसको समझ में आया उसको ये पक्का समझ में आ जाएगा कि ग्रुप ए में 50% से ज़्यादा होना चाहिए था, ग्रुप बी में 80% से ज़्यादा होना चाहिए था। तो जो बंदा 80% से ज़्यादा नंबर ला रहा है वो 50 से तो ज़्यादा ला ही रहा है ना, तो हमेशा ए के अंदर बी आएगा। सिमिलरली सी के अंदर डी आएगा छोटा सा। समझ में आ गया ना सबको ये? ठीक है। इसका मतलब जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे और हम यहाँ पे लिख देते हैं ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है, ये ग्रुप सी है और ये ग्रुप डी है, तो ग्रुप बी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो ए के अंदर ना हो। यहाँ पे हम एक लाइन ही लिख देते हैं, देयर इज नो स्टूडेंट इन ग्रुप बी which is
नॉट इन ग्रुप ए। और यहां भी हम लिख देते हैं देयर इज नो स्टूडेंट इन ग्रुप डी विच इज नॉट इन ग्रुप सी। तो ये चारों लाइन को इंटरप्रेट करके ये समझने से हमारे को वेन डायग्राम बनाने में बहुत इजी होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं होगा जो बी में है लेकिन ए में नहीं है। इसका मतलब ये रहा ना बी का रीजन, इसके अंदर वो जो जगहें हैं, वो जो रीजन्स है जो ए के अंदर कॉमन नहीं है, वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि बी में ऐसा कुछ नहीं है जो ए में ना हो। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो सिर्फ बी में हो सकता है और ए में नहीं होगा। तो बी के अंदर अब मैं बताता हूं आपको, आप सिर्फ बी पे कॉन्सेंट्रेट करो थोड़ी देर के लिए। बी के अंदर जो भी होगा वो ए में पक्का होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ग्रुप बी में है और ग्रुप ए में नहीं है। इसीलिए जितने भी बी के पिलर में रीजन्स थे जो ए के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे, मैंने उनको जीरो लिख दिया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली ऐसा कुछ भी नहीं है डी के अंदर जो सी में ना हो। तो जो भी बंदा ग्रुप डी में होगा वो ऑटोमेटिकली ग्रुप सी में हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ ग्रुप डी में है लेकिन ग्रुप सी में नहीं है। इन दोनों बातों की वजह से सिर्फ ग्रुप डी वाले, ये रहा ग्रुप डी, अब मैं आपको ग्रुप डी दिखाता हूं। ग्रुप डी के अंदर जो जो रीजन सी के बाहर है, ये सारे रीजन है ना सी के बाहर, ये तो ऑलरेडी हमने बी वाली बात की वजह से जीरो लिख दिया। ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे हो जाएंगे जीरो। तो हमारा वेन डायग्राम ये बन गया। देखो हमने कितना सिंप्लीफाई कर दिया इस वेन डायग्राम को, कितने सारे रीजन जीरो हो गए क्योंकि हमने उन दो लाइन को ढंग से इंटरप्रेट कर लिया था। अब हम आगे पढ़ते हैं सेट के अंदर क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप ए इज 85 मोर देन दोज इन ग्रुप डी while the number of student in both group B and group D is 15। ठीक है, अब ना यहाँ पे कितने वेरिएबल बचे हैं, ज्यादा वेरिएबल नहीं बचे, तो मैं सबको नाम दे देता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच। और अगर कोई नन वाला होगा तो उसको आई बोल दूंगा। ये नन वाले बच्चे थे जो इनमें से कोई ग्रुप में लाई नहीं करते। इसका काम हुआ तो देख लेंगे, वरना आगे चलते हैं। अब अपना पॉइंट पढ़ते हैं क्या था वापस से। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप ए, ग्रुप ए में कितने स्टूडेंट है, आओ लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, ई प्लस एफ इज 85 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप डी। तो डी के अंदर कितने थे, ई एफ और एच। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन से हमें ये बात पता लग गई। और वाइल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ ग्रुप बी एंड डी इज 15, तो ग्रुप बी में भी होना चाहिए और ग्रुप डी में भी होना चाहिए। वो रीजन कौन सा है, ध्यान से देखो, ग्रुप बी के अंदर होना चाहिए और डी के अंदर भी होना चाहिए। तो वो ये चारों आ गए ना, क्योंकि ये चारों ऐसे कॉलम्स हैं, ये चारों ऐसे रीजन है जो बी में भी है और डी में भी है। ये 15 दे रखा है, अब ये तीन तो जीरो है, इसका मतलब F15 दे रखा है ना। सबको समझ में आता है, एफ क्यू 15 दिया है यहाँ पे, क्योंकि बोथ बी एंड डी के अंदर। अच्छा ओनली नहीं लिखा, अगर यहाँ लिखा होता ओनली ग्रुप बी एंड ग्रुप डी, तो मैं किस रीजन की बात कर रहा था, मैं इस रीजन की बात कर रहा था। तो ओनली नहीं लिखा, इसका मतलब हमें सारे लेने होते हैं जो ग्रुप बी में भी है ग्रुप डी में भी है। वो ये चारों रीजन थे, ये तीन तो जीरो थे ऊपर के चार लाइन की वजह से, तो ये 15 हो गया। ठीक है, आओ अब ये जो हमारे फर्स्ट हिंट से हमें दो चीजें मिली हैं, ये तो मैंने 15 लिख दिया, यहाँ पे देखते हैं ई से ई कट गया, एफ से एफ कट गया, तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 85 प्लस एच। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन एग्जैक्टली 3 ग्रुप्स इज हाफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन एग्जैक्टली 2 ग्रुप्स। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड इन एग्जैक्टली 3 ग्रुप्स इज हाफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट एग्जैक्टली प्लेस्ड इन 2 ग्रुप्स। तो 3 वाले क्या है यहाँ पे, याद है ना 3 वाले कौन कौन से कॉलम थे, ये 4 कॉलम।
तो ये 4 को प्लस कर देते हैं, डी प्लस ई प्लस 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे अपॉन 2 लिख देते हैं। और 2 वाले कौन कौन से होते हैं, ये मैं सर्कल कर देता हूँ सारे, ये होते हैं ना 2 वाले। तो आओ देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा है, बी सी और एच, बाकी सब तो 0 है, तो यहाँ लिख देता हूँ बी प्लस सी प्लस एच। तो अब 2 को उधर ले जाते हैं, तो बी प्लस सी प्लस एच इज इक्वल टू 2d प्लस 2e, इसको बोल देते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो हमारे पास अभी तक 2 इक्वेशन बन गई, हम 2 हिंट पढ़ चुके हैं, तो ये हिंट भी पढ़ लिया, ये हिंट भी पढ़ लिया। आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन ग्रुप ए एंड ग्रुप सी बट नॉट ग्रुप डी, ठीक है, ग्रुप ए एंड ग्रुप सी, तो इन चारों की बात हो रही है, बट नॉट डी, तो सी और डी की बात हो रही है सिर्फ, क्योंकि ए में होना चाहिए, सी में होना चाहिए, तो ये चारों, पर डी में नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों आ गए ना सिर्फ। तो सी और डी ये किसकी इक्वल दे रखा है, इज का मतलब इज इक्वल टू 25 मोर देन, देखो सीधा ही लिख देते 25 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड इन ओनली ग्रुप सी एंड डी, ओनली सी एंड डी, ये रहा। अब यहाँ ओनली लिखा है, अगर ओनली नहीं लिखा होता तो सी में होना चाहिए, डी में भी होना चाहिए, ये चारों लेते, पर यहाँ पे ओनली सी एंड डी लिखा है, तो सिर्फ मैं एच लूंगा, ठीक है ना, ये हिंट भी हो गया। The number of students placed in both group B and C is 35. Both B and C. Both B and C का मतलब ये वाला जो B में भी है, ये देखो, ये रहा B और ये रहा C, इनमें कॉमन क्या है, ये 4 रीजन है ना, और ये कितना दे रखा है 35, तो यहां से और 15 ये रहा, तो ऊपर वाला कितना होगा 35 माइनस 15, तो D 20 दे रखा है, तो मैं यहीं लिख दूं D को 20, और ऊपर जिधर जिधर भी डी था उसको 20 बना दूं, अब जाके यहाँ पे 20 बना दिया। अच्छा यहाँ भी था ना, तो b प्लस सी प्लस एच इज इक्वल टू 20 इंटू, तो ये 40 प्लस 2e बन गया, ठीक है, तो ये हमारी बन गई अब सेकेंड इक्वेशन। आगे देखते हैं। While the number of students placed in both group A and group B is 40 in both A and B, अच्छा अब A एंड B इज 40, तो अब ओनली नहीं लिखा, ओनली A एंड B होता तो ये हो जाता कि सिर्फ A में है और B में है, तो अगर A एंड B लिखा है तो ये चारों लेने हैं ना, और इन चारों का सम क्या दे रखा है हमें 40, तो 35 तो यही हो गया, तो यहां से हमारे को B भी मिल गया। B कितना आया, B आया हमारे पास 5, तो ऊपर जिधर जिधर भी B है उधर में जाके अब सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, B की जगह दे रखा है हमें 5, और यहाँ भी B की जगह हमें दे रखा है 5, ठीक है, तो 5 प्लस सी प्लस एच इज इक्वल टू 40 प्लस 2e, ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन अब, ठीक है, हमने ये पॉइंट भी पढ़ लिया, 40 वाला पढ़ लिया ना। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन एट लीस्ट वन ऑफ द 4 ग्रुप्स इज 200। अच्छा अब इसका क्या मतलब है, अच्छा मैंने इसको नाम नहीं दिया क्या, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन एट लीस्ट वन ऑफ द 4 ग्रुप्स, वन ऑफ द 4 ग्रुप का मतलब, मैं इसको एस लिख रहा हूं, एस से लिखते हैं, एट लीस्ट वन ऑफ द 4 ग्रुप्स का मतलब है 1 वाले, 2 वाले, 3 वाले और 4 वाले, ये दे रखे हैं 200, ठीक है, इसको फोर्थ इक्वेशन बोल देते हैं। आगे चलते हैं। वाइल द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड इन ग्रुप सी बट नॉट ए इज 55, ग्रुप सी में होने चाहिए, ठीक है, ग्रुप सी में होने चाहिए लेकिन ए में नहीं होने चाहिए, ग्रुप सी में होने चाहिए और ए में नहीं होने चाहिए, तो वो जी प्लस एच दे रखा है ना हमें, समझ गए, जी प्लस एच दे रखा है हमें 55। सारे हिंट खत्म हो चुके हैं, ये हमारा फिफ्थ इक्वेशन है, इसी में से ही अब हमें सॉल्व करना है। अब इसमें ना फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा डी तो हमारे पे 20 था ना, डी तो हमारे पास 20 था, तो यहां से क्या बना हमारे पास, यहां से हमारे पास बना c माइनस एच इज इक्वल टू 5 बन गया, ठीक है, तो मैं c को क्या लिख सकता हूं, 5 प्लस एच लिख सकता हूं, c को मैंने h की टर्म्स में लिख दिया 5 प्लस एच। g को मैं क्या लिख सकता हूं, 55 माइनस एच लिख सकता हूं,
मैंने जी को भी एच की टर्म्स में लिख दिया। मेरे को दो वेरिएबल दिखे कि मैं दोनों को एच की टर्म्स में लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिए। सी को लिख दिया, जी को लिख दिया। ऊपर आते हैं भाई, यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, इस इक्वेशन में देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं। इस इक्वेशन में हम a प्लस सी, और ये बनेगा 25, 25 उधर जाके माइनस हो जाएगा, बन जाएगा 60 प्लस एच। और सी को मैं क्या लिख चुका हूं, सी को मैं क्या लिख चुका हूं, सी को मैं लिख चुका हूं 5 प्लस एच। तो a प्लस 5 प्लस एच इज इक्वल टू 60 प्लस एच। तो h से तो h कट गया और a हमारे पास क्या आ गया, 55 आ गया। तो मैं a की जगह लिख देता हूं 55। ठीक है ना। अब यहां पे अगर मैं, अच्छा अब ना सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। इक्वेशन 2 यहां पे रीराइट करते हैं। तो इक्वेशन 2 है 5 प्लस सी प्लस एच इज इक्वल टू 40 प्लस 2e। सी को मैं h की टर्म्स में क्या लिख चुका हूं, 5 प्लस एच प्लस एच, ये मैं सी की जगह लिख रहा हूं 40 प्लस 2e। तो ये आ गया 10 प्लस 2h इज इक्वल टू 40 प्लस 2e, 2h माइनस 30 इज इक्वल टू 2e। तो e की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, h माइनस 15। तो मैंने e को भी h की टर्म्स में लिख दिया। तो मैंने c को h की टर्म्स में लिख रखा है, मैंने e को h की टर्म्स में लिख रखा है, मैंने g को h की टर्म्स में लिख रखा है, और h तो h है ही। और अब मेरे पे कौन सा हिंट है जो अभी तक मैंने यूज ही नहीं किया, मैंने ये वाला हिंट यूज ही नहीं किया। और मैंने अपने पूरे वेन डायग्राम को वन वेरिएबल में चेंज कर लिया। मैं अभी आपको इसको वन वेरिएबल में चेंज करने का फायदा बताता हूँ। अब यहाँ देखते हैं, देखो ए की जगह तो मैंने 55 लिख रखा है, तो यहाँ पे इरेज करके अब ढंग से इसको 55 बना देता हूँ। यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 20 लिख देंगे, यहाँ पे 15 तो लिखा ही हुआ है। ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ई की जगह मैं लिख सकता हूँ h माइनस 15। तो यहाँ मैं लिख दूंगा h माइनस 15। ठीक है। जी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, जी की जगह मैं लिख सकता हूँ 55 माइनस h। h को h में ही रहने दो, और ये c बचा है ना, c भी तो निकाला था। 5 प्लस h लिख सकता हूँ इसकी जगह पे, 5 प्लस h। ठीक है। और अब हमारे पास एक इक्वेशन बची थी जिसका हमने यूज नहीं किया था, इक्वेशन 4। तो यहां लिखते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 4, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। क्योंकि इसमें जीरो वाला लेना था, नहीं इसमें जीरो वाला क्यों नहीं लेना था, क्योंकि ये 200 क्या दिया था, एटलीस्ट वन ऑफ द फोर ग्रुप में तो हो। तो ये तो हटेगा ना, एटलीस्ट का मतलब यहां से चालू और सारे लेने हैं। ठीक है ना। तो आओ अब ऐड कर लेते हैं। वन वाले कितने हैं, 55 प्लस 0 प्लस 55 माइनस एच प्लस 0। तो क्या बना ये 110 माइनस एच। टू वाले देख लें, अच्छा टू वाले तो लिखने पड़ेंगे। अब ये 10 प्लस एच, यहां तो 0 है, 10 प्लस 2h, 10 प्लस 2h बनेगा टू वाले। थ्री वाले देखें तो देखो अब यहाँ पे ना ऐसे ही इन चारों को ऐड करना है, तो यही फटाफट ऐड कर दो। ये बनेगा h प्लस 5, लिख दो h प्लस 5, और 4 वाला तो 15 है, इज इक्वल टू 200। ठीक है। तो यहाँ से एक h से तो एक h कट गया, 2h यहाँ बचा, तो 2h यहाँ लिख दो। ये बना 120, और यहाँ से 20, तो 140 इज इक्वल टू 200। 2h इज इक्वल टू 60, h आ गया 30। क्योंकि h 30 आ गया तो अब मैं यहीं पे ही रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 30, 55 माइनस 30 25, तो यहाँ लिख देते हैं 25। 30 प्लस 5 35, तो यहाँ लिख देते हैं 35। और 30 माइनस 50, ये बन जाएगा 50। तो हमारा पूरा का पूरा वेन डायग्राम तो सॉल्व हो गया। इसके अंदर हमें नन वाली की जरूरत नहीं पड़ी। और मेरे हिसाब से क्वेश्चन पढ़ोगे आप तो क्वेश्चन में भी नन की बात नहीं हुई, तो उसको रहने देते। हमारे पे ना उसका हिंट था ना हमें नीड है उसकी। अब इस वेन डायग्राम को देख के हमें क्वेश्चंस आंसर करने हैं। तो आओ क्वेश्चंस को आंसर कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो सबको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया ना। मोर देन 50%
एंड एट मोस्ट 80%, मतलब 50 से तो ज्यादा स्कोर किया हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 80 स्कोर किया हो। तो 50 से 80 स्कोर किया हो दोनों टेस्ट में, टेस्ट 1 में भी टेस्ट 2 में भी, स्टूडेंट का स्कोर 50 से 80 के बीच में ही रहना चाहिए। अब मैं कहूंगा आओ इस वेन डायग्राम में देख के बताओ कहाँ है वो स्टूडेंट, ऐसे कितने स्टूडेंट है, कौन सा रीजन कॉल करेगा इस बात को। तो आप बोलोगे ये तो बड़ा मुश्किल है, इसी वजह से हम एक टेबल बनाएंगे। अब तो मैंने क्या किया है, मैंने ये सारे रीजन जो जो नॉन जीरो थे उनको यहाँ लिख दिया है। और अब मैं बताने वाला हूँ, जैसे ये 55 बच्चे हैं, ये 55 बच्चे किस में लाए करते हैं, ये ओनली ए के अंदर है। ठीक है, तो नंबर ऑफ अगर मैं लिखूं यहाँ पे ओनली ए, तो आप मुझे क्या बोलते हैं, ऐसे 55 बच्चे हैं। तो इन 55 बच्चों के मार्क्स कितने आए हैं, ये 55 बच्चे ए ग्रुप के अंदर है, तो इनके 50% से ज्यादा होंगे टेस्ट 1 में। लेकिन क्या ये बी के अंदर है, नहीं है, तो इनके 80% से ज्यादा नहीं है, तो पक्की बात है इन 55 बच्चों के टेस्ट 1 में मोर देन 50% मार्क्स है। इतना सबको पक्का है ना। और अगर हम टेस्ट 2 की बात करें, तो टेस्ट 2 के अंदर इन बच्चों के मार्क्स 50% से कम होंगे, क्योंकि ग्रुप सी के अंदर भी नहीं है, ये सिर्फ ओनली ए के अंदर है। और सी वाले कौन थे, ग्रुप सी क्या था, आओ रिकॉल करते हैं जरा। ग्रुप सी था स्टूडेंट्स हु स्कोर मोर देन 50% इन टेस्ट 2, तो ये सी के अंदर भी नहीं है ना। सी के अंदर नहीं है तो इन्होंने कम स्कोर किया टेस्ट 2 में, 50% से भी कम स्कोर किया। ठीक है, समझ गए ना अब इस टेबल को कैसे फिल करना है, अब तो बहुत ईजी हो जाएगा इस टेबल को फिल करना। अगर ये 5 बच्चों की बात करें, तो ये सी और डी के अंदर तो नहीं है, तो इन्होंने कम स्कोर किया होगा 50% से टेस्ट 2 के अंदर, लेकिन उन्होंने टेस्ट 1 के अंदर 80% से ज्यादा स्कोर किया है, क्योंकि ये ग्रुप बी में थे। अब इस 20 की बात करते हैं, इस 20 की। ठीक है, ये 20 वाले टेस्ट 1 में तो ग्रुप बी के अंदर है, तो ये 80% से ज्यादा स्कोर करेंगे। और जो ग्रुप बी के अंदर है वो तो ए के अंदर भी होंगे, क्योंकि उसके स्कोर अगर 90 है तो वो ग्रुप ए में भी रहेगा, ग्रुप बी में भी रहेगा। हमें यहाँ ध्यान देना है कि ग्रुप बी में है ना, हाँ, तो ये 80% से ज्यादा स्कोर करेगा टेस्ट 1 में। और ये डी के अंदर नहीं है, ये देखो ये डी के बाहर है, इसीलिए ये 80% से ज्यादा स्कोर नहीं करेगा। लेकिन ये ग्रुप सी के अंदर है, तो ये 50% से ज्यादा स्कोर करेगा टेस्ट 2 के अंदर। ठीक है, अच्छा, और अगर ये 50% से ज्यादा स्कोर करेगा तो वो स्कोर कितना होगा, 50% से ज्यादा तो 90 भी होता है ना, तो इसको हमें लिखना चाहिए वो 50 से 80% के बीच में स्कोर करेगा। हाँ, और यहां भी ये 55 वाले कितना स्कोर करेंगे, सिर्फ 50% से ज्यादा थोड़ी लिखेंगे। 50% से ज्यादा तो आप बोल दोगे इन्होंने 92% स्कोर कर दिया, 98% स्कोर कर दिया, मैं कहूंगा लेकिन वो तो ग्रुप बी में भी होना चाहिए था। तो यहाँ पे कैप है, यहाँ पे ये 50 से 80 के बीच में स्कोर करेंगे। समझ गए ना क्या गलती हुई थी, बिल्कुल समझ में आ गई ना बात। अब यहाँ ना दो 15 है, ठीक है, तो एक 15 को मैं ना सर्कल बना देता हूँ, और मैं अभी इस 15 की बात कर रहा हूँ, सर्कल वाले 15 की। ये वाला 15 तो दोनों टेस्ट में 80% से ज्यादा स्कोर करेगा ना, अब तो सब समझ गए होंगे, क्योंकि ये ग्रुप बी में भी है, ग्रुप डी में भी है। लेकिन ये वाले 15 की बात करें, ये वाला 15 सिर्फ ग्रुप डी के अंदर है, तो ये टेस्ट 2 में तो 80% से ज्यादा स्कोर करेगा, लेकिन ये टेस्ट 1 में 50 से 80% के बीच में स्कोर करेगा। ठीक है, इस 35 की बात करते हैं, इस 35 की बात करते हैं। ये ग्रुप ए के अंदर है, तो 50 से 80% के बीच में स्कोर करेगा, लेकिन ये ग्रुप सी के अंदर है, तो यहां भी ये 50 से 80% के बीच में स्कोर करेगा। ठीक है, अब देखते हैं 25 वाला। ये ग्रुप सी के अंदर है, लेकिन ना ए के अंदर है ना बी के अंदर है। अच्छा, ए के अंदर भी नहीं है, बी के अंदर भी नहीं है, मतलब टेस्ट 1 में तो बहुत ही गंदा स्कोर आया है, 50 से भी कम स्कोर आया है इसका। लेकिन सी के अंदर है ना, तो यहाँ पे 52 80 तो इससे स्कोर किया ही होगा। और इन 30 को देखते हैं, ये 30 भी ना ए के अंदर है ना बी के अंदर है, तो इससे 50% से तो कम स्कोर किया होगा टेस्ट 1 में। लेकिन क्योंकि ये ग्रुप सी में है और डी के अंदर भी है, तो यहाँ पे मोर देन 80% स्कोर किया होगा टेस्ट 2 में। आओ अब इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं, इसके क्वेश्चंस को हम यही आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन 50%
एंड एट मोस्ट 80%, दोनों टेस्ट के अंदर उनका स्कोर, फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से दोनों टेस्ट में बच्चों का स्कोर 50 से 80 के बीच में ही होना चाहिए, बोथ टेस्ट। यहां मैं लिख देता हूं बोथ। ऐसे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, यहां देख लेते हैं। ऐसे मेरे हिसाब से सिर्फ 35 नंबर ऑफ स्टूडेंट है। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 35। देखा टेबल बनाने के बाद कितना तेज हो गया आंसर देना, और बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर होम देयर वाज डेफिनेटली अ डिक्रीज इन परसेंट स्कोर फ्रॉम टेस्ट 1 टू टेस्ट 2। मतलब ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका डेफिनेटली स्कोर तो गिरा है। आओ दिखाता हूं इसको कैसे सोचना है। ऐसे कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनका परसेंटेज स्कोर डिक्रीज हुआ है फ्रॉम टेस्ट 1 टू टेस्ट 2, ये बताना है ना हमें। आओ देखते हैं। अब अगर हम इस वाले रीजन की बात करें, ये 55 वाले, तो यहां किसी बच्चे का स्कोर ले लेते हैं 70% था टेस्ट 1 में, और अगले में चलो बिल्कुल ना 51 लेते हैं कि इससे जरा सा ही ऊपर था, 51% था, 51%। और अगले में उससे 50% से तो कम ही स्कोर किया है, तो सोचो 49 किया, तो परसेंट तो डिक्रीज हुई ना। तो यहाँ पे ये 55 वाले बच्चे तो पक्का होंगे, क्योंकि मैंने इनके बिल्कुल लिमिट्स पे जाके चेक कर लिया। इन 5 को देखते हैं। यहाँ पे पहले टेस्ट में 80% से ज्यादा स्कोर कर रहा है, दूसरे टेस्ट में 50 भी नहीं कर पा रहा। ये तो पक्का 100% डिक्रीज हुआ है ना स्कोर में। ये 5 भी होंगे। ये 20 बच्चे पहले टेस्ट में 80 से ज्यादा स्कोर करते, तो 81, 82, 90, 95, और दूसरे टेस्ट में 79 पे ही अटक जाते हैं, 80 पे ही अटक जाते हैं, तो पक्का परसेंटेज डिक्रीज हुआ ना। तो ये 20 बच्चे भी होंगे। ये 15 बच्चे। अच्छा, अब मेरे से कोई बोलेगा सर ये 15 बच्चों के अंदर ऐसा कोई बच्चा हो सकता है ना जिसके फर्स्ट टेस्ट में 82 आए हो और नेक्स्ट टेस्ट में 81 आ जाए। मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। पर ये एक पॉसिबिलिटी ही है, हमें क्वेश्चन में तभी लिखा हुआ था डेफिनेटली अ डिक्रीज इन परसेंटेज। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि ये 15 के 15 बच्चे ऐसे भी तो हो सकते हैं जिन्होंने पहले 83 स्कोर किया था और अब सबने 90 किया है। तो इन बच्चों को मैं नहीं ले सकता सेकंड के आंसर में, क्योंकि वहां पे डेफिनेटली अ डिक्रीज लिखा है। आप मुझे अगर ये एग्जाम्पल दोगे तो मैं आपको बोल दूंगा ऐसे एग्जाम्पल है, और इन 15 के 15 बच्चों का यही हुआ होगा, ये भी तो हो सकता है। तो क्योंकि डेफिनेटली लिखा है इसलिए हम इसे नहीं लेंगे। अगला 15 देखते हैं। यहाँ पे किसी ने 51% स्कोर किया और अगले में कम से कम 81% तो करना ही है। ये तो इंक्रीज है, हमें तो डिक्रीज पूछा है, इस क्वेश्चन में। ये 15 भी नहीं होगा। ठीक है, ये 35 देखते हैं। यहाँ भी डेफिनेटली वाली बात की वजह से मैं बोल दूंगा ये 35 के 35 ऐसे बच्चे भी तो हो सकते हैं जिन्होंने अभी 53 स्कोर किया है और नेक्स्ट टेस्ट में सबने 79 स्कोर कर दिया। तो वो तो इंक्रीज हो गया ना, डेफिनेटली इन 35 बच्चों ने इंक्रीज कर दिया। इसीलिए हम इन 35 को भी नहीं लेंगे, क्योंकि हमें डेफिनेटली बताना है। इन 25 बच्चों को देखते हैं। इन्होंने तो पहले टेस्ट में इतना कम स्कोर किया है, पहले टेस्ट में 50 के ऊपर नहीं जा पा रहे, और अगले टेस्ट में तो 50 से 80 के बीच में, ये तो इंक्रीज हो गया। और नीचे देखते हैं, ये 30 बच्चों ने पहले टेस्ट में तो कम स्कोर किया है और सेकेंड टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो ये भी इंक्रीज हो गया। तो हमारा आंसर होगा 60 + 20 80। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया 80, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर whom देयर वाज डेफिनेटली एन इंक्रीज इन परसेंटेज। अब हमें इंक्रीज देखना है। अब तो मैं जल्दी बता दूं ना, अब तो सब समझ गए होंगे, थर्ड क्वेश्चन में हमें इंक्रीज देखना है। तो इंक्रीज देखने के लिए ये 55 बच्चे देखते हैं। क्या ये इंक्रीज है? नहीं, ये तो डिक्रीज था। ये तो डेफिनेटली, अब डेफिनेटली डिक्रीज थे ना, ये तीनों तो डेफिनेटली डिक्रीज थे। ठीक है, तो इन तीनों को तो देखने का मतलब ही नहीं है। इसमें देखते हैं, 15 में देखते हैं। यहां भी अब मुझे क्या पता पहले कितना स्कोर किया था बाद में कितना स्कोर किया था, डेफिनेटली डिक्रीज नहीं बोल सकता, ये तो नहीं होगा। इस 15 में देखते हैं। क्या ये डेफिनेटली, अच्छा हमें डेफिनेटली क्या बताना है, हमें डेफिनेटली इंक्रीज बताना है, सॉरी। क्या ये डेफिनेटली इंक्रीज है? नहीं, ये तो तीनों डेफिनेटली, डेफिनेटली डिक्रीज, डेफिनेटली डिक्रीज, डेफिनेटली डिक्रीज, ये तो कुछ भी डेफिनेट नहीं है। ठीक है, हमें बताना है डेफिनेट इंक्रीज कितना होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि मैं भूलूं नहीं, डेफिनेटली इंक्रीज बताना है हमें। ठीक है,
ये 15 बच्चों में देखते हैं क्या डेफिनेट इंक्रीज है। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेट इंक्रीज है, क्योंकि किसी बच्चे ने फर्स्ट टेस्ट में 79 स्कोर किया है तो नेक्स्ट टेस्ट में कम से कम 81 तो स्कोर करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिमिटिंग कंडीशन ले ली। लिमिटिंग कंडीशन समझ रहे हो, सबसे ज्यादा 79 स्कोर कर सकता था और यहाँ पे सबसे कम 81 स्कोर तो करेगा ना कम से कम। तो ये तो लिमिटिंग कंडीशन में ही डेफिनेट इंक्रीज है, तो ये पक्का डेफिनेट इंक्रीज का केस है। तो यहाँ पे डेफिनेट इंक्रीज हो रहा है, तो ये 15 बच्चे तो पक्का है। आगे देखते हैं, ये 35 बच्चे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं है, ना डेफिनेट इंक्रीज है ना डेफिनेट डिक्रीज है। ये 25 बच्चे, क्या ये डेफिनेट इंक्रीज है? बिल्कुल ये डेफिनेट इंक्रीज है, क्योंकि टेस्ट वन में 49 स्कोर करेगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अगले टेस्ट में 51 तो करेगा ही ना, 50 से 80 के बीच में होने के लिए, तो ये डेफिनेटली इंक्रीज में आते हैं। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लस 25 भी होगा। और ऊपर ये 30 का देखते हैं, बिल्कुल डेफिनेट इंक्रीज है भाई, अब तो समझ गए होगे ना, 49 से कम 81 तो यहाँ करेगा, तो ये तो डेफिनेट इंक्रीज हो गया, तो ये भी डेफिनेट इंक्रीज है। 30 भी प्लस करना पड़ेगा। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट वन से लेके टेस्ट टू में डेफिनेट इंप्रूवमेंट दिखाई है, उनका परसेंटेज स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है। ऐसे बच्चे हैं 25 और 15 40 30 70 70 बच्चे ऐसे हैं। तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। तीनों के ऑप्शन नंबर 3 है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज एवरेज परसेंटेज इन द टू टेस्ट इज एटलीस्ट 92। मैक्सिमम नंबर हमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं जिनका एवरेज परसेंटेज दोनों टेस्ट में 92 तो होता ही है। ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें बताना है ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका एवरेज स्कोर दोनों टेस्ट मिला के इन टेस्ट वन एंड टेस्ट टू कितना होता है, 92 होता है। मुझे ऐसे नंबर ऑफ बच्चों को मैक्सिमाइज करना है। समझ गए ना क्या क्वेश्चन है? आओ देखते हैं। तो क्या ये 55 बच्चे आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इनके तो दोनों ही टेस्ट के अंदर 90 पहुंचेगा ही नहीं। क्या ये बच्चे आ सकते हैं, ये 5 वाले? आप समझ गए ना। अरे एवरेज करने के लिए, अच्छा एवरेज क्या होता है, थोड़ा बात कर लेते हैं एवरेज में। एवरेज क्या होता है, टेस्ट वन और टेस्ट टू, या तो दोनों में 92 आ जाए तो इसका एवरेज स्कोर क्या हो गया, 92 हो गया। ठीक है, या तो एक में 91 आए तो अगले में 93 आ जाए। मेरे को एवरेज चाहिए 92। मैं अलग कलर से लिखता हूँ एवरेज को 92, ताकि आपको साफ दिख जाए एवरेज का मतलब क्या होता है। तो अगर एक में -1 हुआ तो अगले में +1 हो जाए। एवरेज में जब मैं एवरेज पढ़ाऊंगा मैं सिखाऊंगा ये डेविएशन मेथड। अब एक में 90 आए तो एक में 94 हो जाए। अब इन दोनों को प्लस करना, डिवाइड बाय 2 करना, ताकि एवरेज मेरा 92 आता रहे। ठीक है, पर अगर हम इन 55 बच्चों की बात करते हैं, 92 एवरेज कैसे आएगा जब एक भी स्कोर ना 92 से बड़ा है ना दोनों स्कोर 92 है, आ ही नहीं पाएगा। इन 5 बच्चों की बात करते हैं, एक स्कोर तो 80 से बड़ा है लेकिन एक 50 से भी कम है। तो अगर हम इन 5 वालों की बात करें, एक स्कोर तो 80 से बड़ा है, सोचो उसके अंदर 100% होगी। एग्जाम्पल लेते हैं कि उनकी 100% हो गई उन 5 बच्चों की, लेकिन एवरेज कितना बनाना था, एवरेज कितना बनाना था हमें, 92 92% एवरेज बनाना था। तो यहां पे क्या हुआ, +8। तो मैं ज्यादा से ज्यादा कम कितना कर सकता हूं इसे, 84। टेस्ट दूसरे टेस्ट में 84 आने ही चाहिए थे। अगर एक टेस्ट में मैं 100 भी दे देता इन्हें, दूसरे टेस्ट में 84 आ पाएंगे इनके, नहीं आ पाएंगे। तो ये 5 वाले भी नहीं होंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना। वैसे ही इस इन 20 वालों में अगर यहाँ पे सबके 100 आ जाए तो क्या दूसरे में 84 आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, क्योंकि 80 तो मैक्सिमम हो सकते हैं ना, नहीं आ पाएंगे। लेकिन इन 15 के आ जाएंगे, इन 15 के आ जाएंगे, इन 15 के तो मैं सबको 92 92 दे दूंगा और एवरेज बोल दूंगा 92 है। तो ये 15 ऐसे हैं। अब आप मुझसे बोलोगे ये 15 के अंदर सर मैं एक काम करता हूं, सारे के सारे 15 के 15 बच्चों को मैं दोनों टेस्ट में 81 नंबर दे देता हूं। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल दे सकते हो, ये बिल्कुल वैलिड एग्जाम्पल है एक। लेकिन हमें क्या बोला था, हमें ऐसे बच्चों को मैक्सिमाइज करना है। इसीलिए मैं ये बात, क्योंकि मेरे को ऐसे बच्चों को मैक्सिमाइज करना है, इसीलिए मैं लेट कर रहा हूं कि इन सभी बच्चों के ऑल दीज 15 student get
92% एवरेज। मैं ये लेट कर रहा हूं क्योंकि मुझे मैक्सिमाइज करना था। अब ये डेफिनेटिव क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन में केसेस हैं और आपको वो केस लेना है जो आपको क्वेश्चन कॉल करवाना चाहता है, वो है ऐसे बच्चों को मैक्सिमाइज करना। तो मैंने 15 को बोल दिया, हाँ हाँ सबके आए हैं 92, क्या दिक्कत है इस बात में। अगला वाला 15 देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं 100 दे दूंगा तो यहाँ पे 84 नहीं आ पाएगा, ठीक है। इन दोनों के अंदर तो कोई चांस ही नहीं है 92 एवरेज बन जाए। देख रहे हो ना आप, ये 35 भी नहीं होगा फिर तो। ये 25 में देखते हैं, वही बात है, होगा ही नहीं, 92 होगा ही नहीं। यहाँ तो 49 ही आ सकता है और यहाँ पे मैक्सिमम 80 ही आ सकता है, होगा ही नहीं। और यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने 100 दे दिया इस टेस्ट में। इन 30 के 30 बच्चों को टेस्ट 2 में 100 के 100% दे दिए, सबने पूरा टेस्ट सही करा है। पर यहाँ 49 है ना, पर यहाँ तो 84 होना चाहिए था ताकि प्लस करके डिवाइड बाय 2 करूँ और 92 आए। इसीलिए इसका आंसर होगा सिर्फ 50। इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 15। ऊपर जाके देखते हैं ऑप्शन में है ना, बहुत बढ़िया, ये रहा, इसका भी थर्ड ही ऑप्शन है, इसका आंसर है 15। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर्ड मोर देन 50% ओनली इन टेस्ट 2 बट नॉट इन टेस्ट 1। तो 50% इन टेस्ट 2, टेस्ट 2 के अंदर 50% से ज्यादा और टेस्ट 1 के अंदर नहीं। 50% ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50% ही था ना, मोर देन 50%, बिल्कुल सही, मोर देन 50% इन टेस्ट 2 बट नॉट मोर देन 50% इन टेस्ट 1। इसका मतलब क्या बना, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके टेस्ट 1 में 50% से लेस आते हैं, नॉट मोर देन 50%, यही तो मतलब है ना। लेकिन टेस्ट 2 में 50% से ज्यादा आते हैं। अब ये तो बहुत ही आसान हो गया ना, हमारा टेबल तो हमारे पास है ही। तो इसका आंसर क्या होगा, टेस्ट 2 में 50% से ज्यादा होना चाहिए, टेस्ट 1 में नहीं होना चाहिए। तो क्या ये होंगे, नहीं, इनका तो टेस्ट 1 में है, टेस्ट 1 में है, टेस्ट 1 में है, टेस्ट 1 में, टेस्ट 1 में 50% से कम होना चाहिए, ये रे, बस यही दो हैं जिनका टेस्ट 1 में 50% से कम है और दोनों में, और दोनों का टेस्ट 2 में 50% से ज्यादा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 + 30, 55। ठीक है, तो आओ ऑप्शन देखते हैं। अरे इसका भी थर्ड ही है, कमाल हो गया, इसका भी थर्ड ही ऑप्शन है। तो ये सेट सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको ये सेट समझ में आया होगा कैसे मैंने डाटा को यूज किया। और मैं एक चीज करता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, जैसे जैसे मेरे को रीड करते करते डाटा मिलता जाता है, मैं यहाँ कट कर करके अपने वेन डायग्राम में वही इनकॉर्पोरेट करता रहता हूँ और हर इक्वेशन में जाके उसी टाइम बदल लेता हूँ। कुछ लोग उसको एक अलग इक्वेशन बनाते हैं, फिर 2 in 1 3 in 4 को पुट करते रहते हैं, वो मुझे पसंद नहीं आता क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, एमसीक्यू पेपर है, कोई आपकी रफ कॉपी चेक नहीं करेगा। तो आप फास्ट करने के लिए सीधा वेन डायग्राम के अंदर लिख सकते हो उन चीजों को जो डायरेक्टली दे रखी है। जैसे यहाँ पे मैंने एफ लिया था पहले, लेकिन वो फिर जैसे मुझे 15 दिखा मैंने वही इनकॉर्पोरेट कर दिया। जैसे ए मुझे 55 पता लगा मैंने वही इनकॉर्पोरेट कर दिया। और फिर मेरे पे 3 4 वेरिएबल बचे थे, क्या क्या बचा था मेरे पे, सी जी और ई बचा था बस। लास्ट तक रीड करते करते, और ये मेरी फर्स्ट रीडिंग थी ऑन कैमरा, और वैसे भी जब भी मैं सॉल्व करता हूँ लास्ट तक रीड करते करते बस 3 वेरिएबल बचे थे जिसको मैंने एच की टर्म में डाला और फिर लास्ट वाली इक्वेशन यूज करके हमारा एच भी निकल गया और हमारे सारे आंसर आ गए। अब हम देखते हैं हमने इस सेट से क्या क्या सीखा, इस सेट से हमारी लर्निंग क्या क्या रही। इस सेट से हमने सीखा थोड़ा सा अनकन्वेंशनल टाइप से सोचना। क्या सोचना, कि हमारे पास वेन डायग्राम में ऐसे भी सेट आ सकते हैं जिसके अंदर ग्रुप ए है, उसके अंदर कुछ चीजें हैं, उसके अंदर कुछ सेट ऑफ थिंग्स है, या फिर उसके अंदर टाइप ऑफ पीपल है, और ग्रुप बी है, इसके अंदर भी कुछ टाइप ऑफ पीपल है। लेकिन जितने भी पीपल ग्रुप बी में है वो एक सबसेट है ग्रुप ए का। समझ गए ना, सबसेट वाली बात समझ नहीं आती तो सिंपली समझ लो, हमने सीखा कि ऑल पीपल in group B will also lie in the circle of group A। और ग्रुप सी और ग्रुप डी में भी यही था, हमने एक ये चीज सीखी। और हमने क्या सीखा,
और हमने सीखा कि हमें एक टेबल बनाना पड़ा एवरी रीजन का, जिससे हम क्वेश्चंस को आंसर कर पाए। तो कभी कभी ऐसा होगा आप वेन डायग्राम पूरा सॉल्व कर लोगे, फिर आप क्वेश्चंस को देखोगे, या फिर आप जब सेट को रीड करोगे आप क्वेश्चन भी रीड करोगे और आपको लगेगा ये हो जाएगा, फिर आप वेन डायग्राम बनाओगे, फिर आप जब क्वेश्चन को रीड करने जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अब मैंने वेन डायग्राम तो पूरा सही सॉल्व कर लिया, मैं इसको आंसर कैसे करूं? उसके लिए हमने ये टेबल बनाना सीखा। तो हमने टेबल बनाया हर रीजन का और उससे हमने क्वेश्चंस को आंसर किया, उससे हमारे सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए। तो ये लर्निंग्स का मतलब है, आप इस तरह के क्वेश्चंस बार बार देखोगे तो आप ये टाइप ऑफ क्वेश्चन याद रखना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कराएंगे 6 सेट, यहाँ मैं लिख देता हूँ, हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आप ये सारे सेट्स जो अभी तक रिलेटिवली इजी में हुए हैं उनको रिवाइज करके आना। थैंक यू वेरी मच।